हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात उपसह संयोजी यौगिक का लेक्चर नंबर 14 लेकर आए हैं, जिसमें हम चर्चा करेंगे कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में। तो देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक, देखिए कार्बधात्विक यौगिक को इंग्लिश में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, नाम से स्पष्ट है, कार्बधात्विक अर्थात इसमें कार्बन और धातु तत्व प्रमुखता से रहेंगे, या ऐसा कहें कि वे यौगिक कॉपी में नोट करेंगे, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु धातु या उपधातु के साथ आबंधित होता है, आबंधित होता है कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। तो परिभाषा हो गई कार्बधात्विक यौगिक की, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु धातु या उपधातु के साथ आबंधित होता है, कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। जैसे यदि हम देखें कुछ उदाहरणों को, इसका सिंपल उदाहरण हम देखें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है, इसका सूत्र होता है RMgX। यहाँ पर जो है तो RMgX, यदि हम यहाँ पर देखें तो मैग्नीशियम एक धातु है और ये एल्किल मूलक है, तो इसमें कार्बन होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार्बन परमाणु है वो धातु परमाणु से आबंधित होता है, इसलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो है कार्बधात्विक यौगिक है। इसी तरह से और उदाहरण है कार्बधात्विक यौगिकों के। इसके बाद हम देते हैं इसके वर्गीकरण को, कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए, जो कार्बधात्विक यौगिक होते हैं इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। इसका जो पहला प्रकार है कार्बधात्विक यौगिकों का, वो है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? इसमें क्या होता है कि जो कार्बन परमाणु है, किसी भी कार्बनिक समूह का जो कार्बन परमाणु है वह प्रबल धन विद्युतीय धातु के साथ जुड़ा होता है। जैसे C2H5Na, ये एक आयनिक यौगिक है। यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है वह प्रबल धन विद्युतीय तत्व सोडियम के साथ जुड़ा रहता है। तो ये एक आयनिक यौगिक का उदाहरण है। यहाँ पर आयनिक बंध बनता है इनके बीच में, तो एक आयनिक यौगिक होता है। इसके बाद दूसरा होता है सिग्मा आबंधित यौगिक। सिग्मा आबंधित यौगिक जो हैं, ये क्या होते हैं? देखिए, ये जो यौगिक होते हैं इनमें जो धातु परमाणु है वह कार्बन के साथ सिग्मा बंध बनाता है। इन यौगिकों में ऐसा कहें, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु व धातु परमाणु के मध्य सिग्मा बंध
पाया जाता है, सिग्मा बंध पाया जाता है सिग्मा आबंधित यौगिक, सिग्मा आबंधित यौगिक कहलाते हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा आबंधित यौगिक जो है वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु व धातु परमाणु के मध्य सिग्मा बंध पाया जाता है, अर्थात ये जो है सामान्य सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं। यहाँ पर जो कार्बन परमाणु है व धातु परमाणु है उनके मध्य सामान्य सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जिससे वहाँ पर सिग्मा बंध बनता है। अब इसके उदाहरणों को हम देखते हैं। सिग्मा आबंधित यौगिक के कौन कौन से उदाहरण हैं? सिग्मा आबंधित यौगिकों के अंतर्गत अपना आता है ग्रेनाड अभिकारक, मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। यदि हम देखें तो यहाँ पर मैग्नीशियम धातु है और इसके साथ अपना मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, अर्थात ये कार्बन परमाणु धातु परमाणु से आबंधित है और ये आयोडीन। तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड अर्थात ग्रेनाड अभिकर्मक ये जो है तो एक सिग्मा आबंधित कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण है। इसके अलावा डाई एथिल जिंक, यदि हम इसे देखें C2H5 C2H5 ये दोनों सिग्मा बंध से जुड़े हुए जिंक के साथ, यहाँ पर दोनों एथिल समूह सिग्मा बंध के द्वारा जिंक के साथ जुड़े हुए हैं या सामान्य सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये भी एक सिग्मा आबंधित यौगिक है, इसका नाम है डाई एथिल जिंक। इसके अलावा एक है अपना टेट्रा एथिल लेड C2H5 का होल 4Pb। टेट्रा एथिल लेड, इसमें भी 4 एथिल समूह जो है वो लेड के साथ जुड़े हुए हैं, 4 कार्बन एटम जुड़े हुए हैं लेड के साथ। तो ये भी जो है एक अपना सिग्मा आबंधित कार्बधात्विक यौगिक है। इसके अलावा टेट्रा मेथिल सिलिकॉन ये भी जो है तो एक कार्बधात्विक यौगिक है। यहाँ पर सिलिकॉन उपधातु है, उपधातु है जो कार्बन के साथ जुड़ी हुई है। जैसा हमने बताया कि जो यौगिक हैं धातु परमाणु व उपधातु के द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें कार्बन परमाणु जो है वो धातु या उपधातु से जुड़ा होता है। ये सब धातुएं हैं, मैग्नीशियम, जिंक, लेड, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन उपधातु। इसका अधातुओं से ही बनते हैं। बोरान के भी उदाहरण हैं, जिसमें बोरान जो है तो सिग्मा आबंधित यौगिक बनाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा सिग्मा आबंधित यौगिकों के बारे में। इसमें ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु व धातु परमाणु के मध्य सिग्मा बंध पाया जाता है। अब हम देखते हैं इसके बाद जो तीसरा है प्रकार कार्बधात्विक यौगिकों का। जो तीसरा प्रकार है, पहला आयनिक यौगिक, दूसरा सिग्मा आबंधित यौगिक और तीसरा जो है ये है पाई आबंधित यौगिक। तीसरा है पाई आबंधित यौगिक, तीसरा है पाई आबंधित यौगिक। देखिए ये जो यौगिक हैं इनमें धातु परमाणु व कार्बनिक समूह के कार्बन के मध्य पाई बंध पाया जाता है। इस प्रकार का जो पहला ये जो यौगिक हैं ये मुख्य रूप से संक्रमण धातुओं द्वारा बनाए जाते हैं। पाई आबंधित यौगिक, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है जायसी लवण। जायसे लवण, जायसे साल्ट या जिससे साल्ट बोलते हैं। जायसे लवण जो है इसमें टिप्पणी भी आती है, महत्वपूर्ण होता है परीक्षा के लिए। ये जायसे लवण पर टिप्पणी पूछी जाती है, इसे आप जरूर तैयार कर लेंगे। जायसे लवण जो इसका सूत्र क्या होता है, एक पाई आबंधित यौगिक होता है। जायसे लवण जो है तो इसका सूत्र, इसमें मुख्य बातें जो है मैं लिख रहा हूं। इसका सूत्र जो है ये हो, आप ध्यान रखेंगे के PtCl3 ईटा
स्क्वायर C2H4। इसका जो सूत्र है ये होता है इस प्रकार से KPtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4 होता है। इसमें क्या है, ये संक्रमण धातुओं का पहला कार्बधात्विक यौगिक है। यहाँ पर प्लेटिनम संक्रमण धातु है, तो आपको लिखना है यह संक्रमण धातुओं का पहला कार्बधात्विक यौगिक है और इसकी खोज जो है तो 1830 में हुई थी। इसकी खोज 1830 में हुई थी। इसमें क्या होता है, इसकी खोज जायसे ने की थी। जायसे द्वारा इसकी खोज 1830 में की गई। यह संक्रमण धातुओं का पहला कार्बधात्विक यौगिक है तथा इसका सूत्र KPtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4 होता है। देखेंगे ईटा स्क्वायर C2H4, इसे हमने एक छोटे कोष्टक के अंदर बंद किया है। देखिए यहाँ पर जो ईटा स्क्वायर, इसका अर्थ क्या होता है, ईटा स्क्वायर का अर्थ होता है कि जो धातु परमाणु है वह 2 कार्बन परमाणुओं से आबंधित है। ईटा स्क्वायर का मतलब ये होता है। और इसमें खास बात क्या होती है कि इसमें जो एथिलीन अणु का तल है, इस यौगिक में एथिलीन अणु का तल वह कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अक्ष जो है वह केंद्रीय परमाणु के संभावित अक्ष की दिशा के लंबवत होती है। दिशा के लंबवत होती हैं। तो देखिए जायसे लवण पर टिप्पणी आने पर आपको लिखना है कि यह संक्रमण धातुओं का पहला कार्बधात्विक यौगिक है तथा इसकी खोज 1830 में जायसे द्वारा की गई। इसका सूत्र KPtCl3 ईटा स्क्वायर C2H4 होता है। इसमें एथिलीन अणु का तल व कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अक्ष केंद्रीय परमाणु के संभावित अक्ष की दिशा के लंबवत होती है। इसकी मुख्य बातें हैं। अब इसकी संरचना को देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर कैसे रहता है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। जो जायसे लवण है इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार से रहती है देखते हैं। देखिए जायसे लवण में प्लेटिनम से 3 क्लोरीन जुड़े होते हैं। इस प्रकार से ये प्लेटिनम है और प्लेटिनम से 3 क्लोरीन जुड़े हैं, 1 2 3। और इस प्रकार से ये जो 3 क्लोरीन हैं एक चतुष्फल के रूप में जुड़ते हैं। ये आपको बनाना है। प्लेटिनम से 3 क्लोरीन आपको इस प्रकार से जोड़ने हैं और इसके बाद ये जो यहां पर एथिलीन अणु है यह इस प्रकार से इसके 2 कार्बन और प्रत्येक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। ये अब देखिए इसके स्ट्रक्चर में, ये स्ट्रक्चर आपने बनाया है जायसे लवण का। और इसकी भी खास बात देखिएगा, यहाँ पर आपको पता है कि इसका जो सूत्र होता है जायसे लवण का, इसमें पोटेशियम भी होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि पॉजिटिव, चूंकि आयनित हो जाएगा, कि पॉजिटिव जब आयनित हो जाएगा तो पूरे मंडल पर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पर आप लगाएंगे नेगेटिव। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, जायसे लवण का। आप देख रहे हैं प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। PtCl3 चतुष्फल के रूप में है ये PtCl3, और यहाँ पर एथिलीन अणु है, C2H4 है।
ये प्लेटिनम के साथ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा बताया गया, इसमें एथिलीन अणु का तल व कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अक्ष जो है वह केंद्रीय परमाणु के संभावित अक्ष की दिशा के लंबवत होती है, आपको ध्यान रखना है। तो जायसे लवण की खोज सन 1830 में जायसे द्वारा की गई। यह संक्रमण धातुओं का पहला कार्बोधात्विक यौगिक है और इसका जो सूत्र है वह PtCl3 η²C2H4 होता है। इसमें एथिलीन अणु का तल व कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन अक्ष केंद्रीय परमाणु के संभावित अक्ष की दिशा के लंबवत होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये था जायसे लवण के बारे में, जो कि पहला पाई आबंधित यौगिक है। इसको आप बना ले कॉपी में। इसके बाद देखते हैं दूसरे यौगिक को। दूसरा जो पाई आबंधित यौगिक है ये होता है फेरोसिन। फेरोसिन को देखते हैं। देखिए फेरोसिन, फेरोसिन के बारे में, फेरोसिन की खोज जो है ये 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। और इसका सूत्र जो है, तो फेरोसिन में आयरन होता है Fe η5 C5H5 का होल ट्वाइस। इसका सूत्र होता है Fe η5 C5H5 का होल ट्वाइस। और इसकी खास बात है कि इसकी सैंडविच संरचना होती है। इसकी सैंडविच, इसकी जो है तो सैंडविच संरचना होती है, आप कॉपी में नोट करेंगे। इसकी सैंडविच संरचना होती है। इसमें जो आयरन परमाणु होता है यह दो समतल चक्रीय साइक्लोपेंटाडाइनल रिंगों के मध्य होता है। C5H5 मतलब साइक्लोपेंटाडाइनल। इसमें जो है, इसमें आयरन परमाणु दो समतल चक्रीय साइक्लोपेंटाडाइनल, इसमें आयरन परमाणु दो समतल चक्रीय साइक्लोपेंटाडाइनल वलयों के मध्य उपस्थित रहता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है फेरोसिन में। फेरोसिन भी एक पाई आबंधित यौगिक होता है। इसकी खोज सन 1951 में हुई। यह जो इसका सूत्र Fe η5 C5H5 का होल ट्वाइस होता है। यहाँ η5 से मतलब है कि इसमें जो कार्बन परमाणु होता है, इसमें धातु परमाणु जो है ये 5 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है और इसकी सैंडविच संरचना होती है। इसमें आयरन परमाणु जो है वो दो समतल चक्रीय साइक्लोपेंटाडाइनल वलयों के मध्य उपस्थित रहता है। इसकी संरचना देखते हैं। संरचना भी पूछी जाती है, स्ट्रक्चर कैसे होगा। देखिए फेरोसिन जो है तो इसके स्ट्रक्चर में दो साइक्लोपेंटाडाइनल वलय होते हैं C5H5। ये देखिए एक हो गया C5H5 का अणु, ये 1 मॉलिक्यूल है C5H5 का, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है C5H5 का। ये इन दोनों के मध्य यहाँ पर Fe रहता है इस प्रकार से। ये जो है फेरोसिन, फेरोसिन जो है ये फेरोसिन बन गया। ये फेरोसिन की संरचना है। इसमें हम देख रहे हैं दो C5H5 के रिंगे हैं, एक C5H5 दूसरा C5H5 और मध्य में आयरन। ये दोनों साइक्लोपेंटाडाइनल रिंगें कहलाती हैं। ये साइक्लोपेंटाडाइनल है, ये भी साइक्लोपेंटाडाइनल है। इनके मध्य जो है तो आयरन स्थित होता है। तो ये है फेरोसिन। इसी प्रकार से एक और है पाई आबंधित यौगिक में, ये होता है डाई बेंजीन क्रोमियम।
डाई बेंजीन क्रोमियम जो है इसका सूत्र होता है, जो तीसरा पाई आबंधित यौगिक है इसका नाम है डाई बेंजीन क्रोमियम। डाई बेंजीन क्रोमियम में आप क्या लिखेंगे, इसका जो सूत्र होता है ये क्या होता है, Cr ईटा 6 C6H6 का होल ट्वाइस, दो रहेंगे C6H6 अणु, ठीक है। तो इसका सूत्र जो है डाई बेंजीन क्रोमियम, ये भी एक पाई आबंधित यौगिक होता है, इसका सूत्र Cr ईटा 6 C6H6 का होल ट्वाइस होता है। इसमें भी ईटा 6 का मतलब ये होता है कि क्रोमियम जो है धातु परमाणु जो है वो 6 कार्बन परमाणुओं से आबंधित होता है, और यहां पर 2 रिंगे हैं तो डबल रहेंगे। ये संरचना को देखते हैं, फेरोसिन के बाद डाई बेंजीन क्रोमियम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। दूसरी बात, इसकी भी सैंडविच संरचना होती है, ध्यान रखेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। इन दोनों की संरचना कैसी रहती है, सैंडविच संरचना होती है। यहां पर हम बनाएंगे 2 बेंजीन रिंगे, एक बेंजीन रिंग हो गई और ये हो गई दूसरी बेंजीन रिंग। इन 2 बेंजीन रिंगों के मध्य क्रोमियम रहता है। ये तो ये जो है ये है डाई बेंजीन क्रोमियम का स्ट्रक्चर, जिसका सूत्र होता है Cr ईटा 6 C6H6 का होल ट्वाइस। इसकी भी सैंडविच संरचना होती है और ये स्ट्रक्चर होता है, इसे आप तैयार कर लेंगे। जैसे लवण, फेरोसिन, डाई बेंजीन क्रोमियम, इनके स्ट्रक्चर आप तैयार रखेंगे। इसके बाद हमने कार्बधात्विक यौगिकों के 3 प्रकारों को देखा, आयनिक यौगिक, सिग्मा आबंधित यौगिक और पाई आबंधित यौगिक। इसके बाद कार्बधात्विक यौगिकों का एक और वर्ग होता है, ये जो है ये होता है धातु कार्बोनिलों का। कार्बधात्विक यौगिकों का एक दूसरा वर्ग होता है धातु कार्बोनिल, महत्वपूर्ण वर्ग है धातु कार्बोनिल। देखिए धातु कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल किसे कहते हैं, ये ऐसे कार्बधात्विक यौगिक होते हैं, वे कार्बधात्विक यौगिक, इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, वे कार्बधात्विक यौगिक, वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल समूह जो है वह लिगैंड के समान, लिगैंड के समान धातु परमाणु से जुड़ा होता है धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। तो देखिए धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, वे कार्बधात्विक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड के समान धातु परमाणु से जुड़ा होता है, धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। वे कार्बधात्विक यौगिक जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड के समान धातु परमाणु से आबंधित होता है, धातु कार्बोनिल कहलाते हैं। अब इनके प्रकारों को हम देखें, जैसे देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, एक नाभिकीय और बहुनाभिकीय। इसमें जैसे अपना टेट्रा कार्बोनिल निकिल NiCO का होल 4, NiCO का होल 4, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये जो एक धातु कार्बोनिल है, चूंकि निकिल धातु हो गई और ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिगैंड के समान व्यवहार करता है। इसका नाम पता है आपको कि टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0 होता है, इसमें ON 0 आती है चूंकि इस पे आवेश 0 होता है। तो एक धातु कार्बोनिल है टेट्रा कार्बोनिल निकिल। इसी प्रकार से एक होता है पेंटा कार्बोनिल आयरन FeCO का होल 5, ये भी जो है यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इस पे यहाँ पे
तो ये पेंटा कार्बोनिल आयरन, ये भी जो है तो एक धातु कार्बोनिल होता है। इसी प्रकार से यदि हम और देखें तो हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम होता है। ये सभी एक नाभिकीय धातु कार्बोनिल हैं। बहुनाभिकीय धातु कार्बोनिलों के अंतर्गत भी कई यौगिक हैं, जैसे CO का होल ट्वाइस CO8 अर्थात ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0, ये जो है ये भी एक धातु कार्बोनिल है। इसके अलावा Mn2 CO का होल 10 अर्थात डेका कार्बोनिल मैग्नीज, डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज। जैसे यहाँ पे ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट था, ऐसे यहाँ पे डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज, ये भी जो है तो एक धातु कार्बोनिल। इस प्रकार से ये धातु कार्बोनिल हो गए। अब इसमें जो खास बात है धातु कार्बोनिलों में, वो इनके आबंधन की बात है। उन्हें हम देखते हैं, इनका आबंधन बड़ा रोचक होता है, इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए, धातु कार्बोनिल में आबंधन, धातु कार्बोनिल में आबंधन की यदि हम बात को देखें तो इसमें आबंधन कैसे होता है, बड़ा रोचक आबंधन होता है इनमें। इसमें मेटल होता है, देखिए धातु होता है, और ये कार्बोनिल समूह का कार्बन होता है, ये कार्बोनिल होता है। ठीक है, इनके बीच बॉन्डिंग कैसे होती है हमें देखना है। इनके बीच जैसे कार्बोनिल है, कार्बोनिल ये हो गया आपका कार्बोनिल, इसमें कैसे बॉन्डिंग होती है। ऑक्सीजन जो है इसकी बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 और ये 2 6। कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर कार्बन व ऑक्सीजन के मध्य 2 ठो सहसंयोजी बंध बनते हैं इस प्रकार से। और तीसरा जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपने देता है कार्बन को, और यहाँ पर बनाता है उपसहसंयोजी बंध, यहाँ पर बनाता है उपसहसंयोजी बंध। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल में इस प्रकार से बॉन्डिंग हो गई। अब जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल हैं वो इस प्रकार से कुछ ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल हो गए। कार्बन के जो ऑर्बिटल हैं यदि हम उनको दिखाएं इस प्रकार से, यहां पर जिसमें इलेक्ट्रॉन है स्वयं, इसी प्रकार से अब ये कार्बोन को जोड़ना है मेटल के साथ, तो ये इसको जोड़ना है मेटल के साथ, धातु के साथ। तो यदि हम मेटल को देखें तो मेटल की ऑर्बिटलें ये हो गई, अब देखिए यहां पर क्या होता है कि जो कार्बोनिल का कार्बन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये देता है मेटल को, और यहाँ पर इनके बीच ओवरलैपिंग होती है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के, ये दोनों आते हैं मेटल के पास, और इस प्रकार से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है। कार्बन अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को
धातु परमाणु को देता है और यहाँ पर सिग्मा बंध बनाता है। इसके बदले में जो मेटल है, मेटल अपने रिक्त डी कक्षक, उसके डी कक्षक होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन युग्मों को ये देता है कार्बोनिल के कार्बन को और पाई बंध बनाता है। देखिए यहाँ पर इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके डी कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसको ये देता है, किसको? कार्बोनिल के कार्बन को, और यहाँ पर ये बनाता है पाई बंध। इस प्रकार से यहाँ पर पाई बंध बनता है। और ख़ास बात क्या है? देखिए खास बात ये है कि कार्बोनिल का जो कार्बन है, अणु कक्षक सिद्धांत के अनुसार इसका जो 2p स्टार, 2px स्टार और 2py स्टार, ये कक्षक खाली रहते हैं। इन कक्षकों में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। कार्बोनिल के कार्बन के 2px स्टार व 2py स्टार के रिक्त कक्षकों में ये इलेक्ट्रॉन जो है, जो ये मेटल दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो में जाते हैं, उस प्रकार से पाई बंध बनता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग। जो मेटल धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म जो कार्बोनिल के कार्बन के रिक्त 2px स्टार कक्षकों को दिए जाते हैं। ये अपना पाई 2px था, पाई 2py था, इसका पूरा तो ये था पाई 2p स्टार x, ठीक है, और पाई 2px, पाई 2p स्टार y, ठीक है। तो यहां पर इनको दिया जाता है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है इस कक्षक को, तो यहां पर पाई बंध बनाता है। यही कहलाती है बैक बॉन्डिंग। मतलब मेटल के द्वारा मेटल के इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बोनिल कार्बन के रिक्त पाई स्टार 2px कक्षक को दिया जाना ही पाई स्टार 2px को देना ही कहलाता है पश्चाबंधन या बैक बॉन्डिंग। ये कहलाती, यहां पर हम कहेंगे कि क्या हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है, बैक बॉन्डिंग हो रही है। यही कहलाती है बैक बॉन्डिंग, पश्चाबंधन। तो धातु कार्बोनिल में पश्चाबंधन पाया जाता है, जिसमें पश्चाबंधन क्या होता है, जिसमें जो धातु परमाणु है यह अपने डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्म को कार्बोनिल कार्बन के पाई स्टार 2px कक्षकों को देता है, यही कहलाती है, और पाई बंध बनाता है, यही कहलाती है बैक बॉन्डिंग। यहाँ पर जो है जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, पाई बॉन्ड बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर अपने जो है तो पाई बॉन्ड बन जाते हैं, यही कहलाती है बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिग्मा और पाई बंध बनते हैं। इसमें एक चीज़ और आती है, सिनर्जिक प्रभाव, सिनर्जिक इफेक्ट या सिनर्जिक प्रभाव। ये क्या होता है, सिनर्जिक प्रभाव। सिनर्जिक प्रभाव क्या होता है, देखिए ये सिग्मा बंध जो है ये पाई बंध को मजबूत करता है और पाई बंध सिग्मा बंध को मजबूत करता है। यही क्रिया जो है कहलाती है सिनर्जिक प्रभाव। इसमें दोनों तरह के बंध बन रहे हैं, सिग्मा पाई दोनों बन रहे हैं। तो सिग्मा बंध जो है ये पाई बंध को मजबूत बनाता है और पाई बंध सिग्मा बंध को मजबूत बनाता है, यही कहलाता है सिनर्जिक प्रभाव। तो इस प्रकार से धातु कार्बोनिल में इस प्रकार से बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक प्रभाव होते हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से इनमें बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा अब अगली चीज है कार्बधात्विक यौगिकों के अनुप्रयोग या उपयोग। इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए अगला टॉपिक है कार्बधात्विक यौगिकों के अनुप्रयोग। कार्बधात्विक यौगिकों के अनुप्रयोग में यदि हम देखें कार्बधात्विक यौगिकों के अनुप्रयोग, कार्बधात्विक यौगिकों के
अनुप्रयोग। इनके अनुप्रयोगों में कई अनुप्रयोग हैं इनके, कुछ हम सामान्य अनुप्रयोगों को देखते हैं। सबसे पहला एक कार्ब धातु यौगिक होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये क्या होता है देखिए, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व ट्राई एथिल एल्यूमिनियम C2H5 का होल थ्राइस Al। टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व ट्राई एथिल एल्यूमिनियम जो है इसका मिश्रण कहलाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। ये कहलाता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है एथिलीन व विभिन्न एल्कीन। जिगलर नाटा उत्प्रेरक का जो प्रयोग है एथिलीन व एल्कीन के बहुलीकरण में किया जाता है, के बहुलीकरण में, जिससे अपना पॉलीथीन वगैरह बनती है। तो पॉलीथीन बनाने में इसका काम पड़ता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड व ट्राई एथिल एल्यूमिनियम का। ये जो है एक कार्ब धात्विक यौगिक है। हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम धातु है और कार्बन हो गया, तो कार्बन और धातु हो गए, तो ये होता है जिगलर नाटा उत्प्रेरक। दूसरा, जिगलर नाटा उत्प्रेरक के बाद कार्ब धात्विक यौगिकों में हमने देखा ग्रेनाड अभिकर्मक को RMgX। ये होता है ग्रेनाड अभिकर्मक व डाई एल्किल कैडमियम I2CD। ग्रेनाड अभिकर्मक व डाई एल्किल कैडमियम का जो उपयोग है यह कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। दोनों प्रयोग हो गए। ग्रेनाड अभिकर्मक RMgX व डाई एल्किल कैडमियम का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। और देखते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक के अंतर्गत हमने देखा था एक कार्ब धात्विक यौगिक था टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यह भी एक कार्ब धात्विक यौगिक था NiCO का होल 4। देखिए यह धातु कार्बोनिल है, कार्ब धात्विक यौगिक है। इसका जो उपयोग होता है यह मांड विधि के द्वारा निकेल को शुद्ध करने में किया जाता है। इसका प्रयोग मांड विधि के द्वारा निकेल को शुद्ध करने में होता है। मांड विधि के द्वारा निकेल को शुद्ध करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा चौथा अनुप्रयोग क्या है? यहां पर हम देखते हैं एक मरकरी का कार्ब धात्विक यौगिक होता है मर्क्यूरोक्रोम। मर्क्यूरोक्रोम जो है मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग घाव को सड़ने से बचाने में किया जाता है। एक औषधि है मर्क्यूरोक्रोम। तो मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग घाव को सड़ने से बचाने में किया जाता है। इसके अलावा विल्किंसन उत्प्रेरक होता है जिसका भी प्रयोग होता है हाइड्रोजनीकरण वगैरह में एल्काइनों के। एक देखते हैं अपना पांचवा जो है टेट्रा, हमने बताया था टेट्रा एथिल लेड Pb C2H5 का होल 4। ये टेट्रा एथिल लेड एक अपस्फोट रोधी यौगिक होता है। यह कैसा यौगिक है? यह एक अपस्फोट रोधी यौगिक होता है जिसका प्रयोग पेट्रो रासायनिक यौगिक में
पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने में किया जाता है। तो टेट्राएथिल लेड एक अपस्फोट रोधी यौगिक होता है जिसका प्रयोग पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर बढ़ाने में किया जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको कार्बधात्विक यौगिकों के बारे में बताया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।